हाँ जी शाहिद, क्या हो सकता है बताएंगे डिवीजन का मतलब? आपको अनम्यूट करूं? हाँ जी बताइए शाहिद। डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में और डिवीजन में देखने में या सुनने में हमें ये चीज एक जैसी ही लगती है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, हम अगर किसी कंपनी को 100% ओन्ड करते हों, 100% क्या करते हो, ओन्ड करते हो, तो उसको याद रखिए, हम कहते हैं कि वो हमारा डिवीजन है। तो डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि कोई एक हमारा फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस। लेकिन जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो याद रखिए उसमें सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। डिवीजन में ही हमारी फैक्ट्री भी आ जाती है, उसी का प्रोडक्शन भी आ जाता है, और उसकी सेलिंग भी आ जाएगी, ठीक है जी। सो ये याद रखिएगा कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन, डिवीजन मीन द होल कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टाइटल का पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा कोर्स था, जो सारा चल रहा था, परफॉर्मेंस मेजरमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली हमारा टाइटल था। इसमें हमने पहले कॉस्टिंग को देखा, उसके बाद हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स की तरफ आए, फिर वेरिएंस की तरफ आए, ठीक है। फिर हमने इसका वो देखना क्या कहते हैं देखा कि जी हाउ कैन वी परफॉर्म मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और आज जो बेसिकली हमारा काम है वो ये है कि डिवीजन जो है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी एक डिवीजन में, तो हमारा उस इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी कैसे होगी, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट या ये कंपनी जो है हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है। हम पढ़ते हैं आमतौर पर ग्रुप ऑफ कंपनीज को, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज में 10-10 कंपनीज होती हैं, ठीक है जी। तो 10 कंपनीज के ऊपर जो उनका एक हेड ऑफिस होता है, वो बेसिकली उन तमाम डिपार्टमेंट्स को या डिवीजन्स को क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। उस मॉनिटरिंग प्रोसेस को हम कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है जी। स्क्रीन में शेयर करने लगा हूँ, क्या कहते हैं सिस्टमेटिक स्लाइड्स हैं, आसान हैं। आपकी कोर्स पैक में भी दिया हुआ है मटेरियल, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो इजी करके जो है वो हम इसको देखते हैं किस तरह से। काइंडली कंफर्म कीजिएगा जी मुझे, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है जी? ओके जी। डिसेंट्रलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, बेसिकली ये इसका क्या कहते हैं, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। पहला सेंट्रलाइजेशन और दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। काइंडली लिख लीजिएगा अपने पास। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करना किसी भी चीज को, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, जो रिपोर्टेबल होते हैं, ठीक है, या डिपेंडेंट होते हैं। मसलन अगर हेड ऑफिस के पास ही सारा कंट्रोल हो और आगे डिवीजन खुद से कुछ ना कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। हमें हर चीज की अप्रूवल हमें हर चीज की अप्रूवल हेड ऑफिस से लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हमें हेड ऑफिस कहे कि जी दिस इज द फैक्ट्री या दिस इज द डिवीजन, आप इसको रन करो,
और एट द एंड ऑफ द ईयर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा और आपका ये देखूंगा कि जो हमने पैसे लगाए हुए यहाँ पे उसका रिटर्न कितना आ रहा है। आपने ही मशीनरी खरीदनी है, आपने बंदे रखने हैं, आपने उनको हायर करना है, आपने उनको ट्रेन करना है, आपने डिसीजंस लेने हैं, आपने ये देखना है कि प्रोडक्शन ज्यादा बनानी है, कम बनानी है, कौन कौन सी मार्केट्स को टैप करना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के सेटअप को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सो अब सीधी सी बात है, अगर सेंट्रलाइज्ड होगा तो हमें उसकी परफॉर्मेंस भी वैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी चीजें तो हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किस वक्त उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, जब क्या होगा कि हमने उनको खुद से इंडिपेंडेंसी दी हुई है, उनको खुद से, जिसको हम कहते हैं खुद मुख्तारी दी हुई है कि यू कैन टेक योर डिसीजन, क्या कहते हैं, आप अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो। और एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल कंपेयर यू कि जी आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह चल रही है। तो इस तरह परफॉर्मेंस को मेजर करने से पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आम तौर पर 4 तरह के सेंटर्स होते हैं जी। आपकी बुक में ये पेज जो आपका कोर्स पैक है, पेज 344 पे उसने टेबल बना के दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे वो इसके 3 सेंटर्स को वो डिस्कस करता है, लेकिन यहाँ पे इसके 4 सेंटर्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या है जी, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब, सीधी सी बात, अपने पास अगर आपके पास क्या कहते हैं नोटबुक और पेन है तो लिख लीजिए कि वेयर कॉस्ट्स इनकर्ड, वेयर कॉस्ट्स इनकर्ड। एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल लिख लीजिए जी, अ फैक्ट्री और अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, जहां पे हमारी चीजें क्या होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट सेंटर। और इसी के नीचे क्या है, रेवेन्यू सेंटर, जहां पे हम अपनी चीजें सेल आउट करते हैं, जहां पे हम अपनी चीजें सेल आउट करते हैं। ठीक है, या जो हमारा सेलिंग पॉइंट है, हमारा क्या है, आउटलेट भी कहते हैं इसको जी आजकल, मतलब काफी पुरानी टर्म अब तो हो चुकी हुई है कि जी फलां जगह पे हमारा आउटलेट है, फलां जगह पे हमारा आउटलेट है। सो जहां पर हम चीजों को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है जी, सेलिंग सेंटर। तो उसको हम क्या कहते हैं कि जी रेवेन्यू, यानी कि जहां पे हमारी सेल इकट्ठी होती हो, जहां पे हमारी क्या होती हो, सेल इकट्ठी होती हो, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू सेंटर। नेक्स्ट वन क्या है, प्रॉफिट सेंटर। अब याद रखिए, ये रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू सिंपल, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दें, रेवेन्यू में से क्या कर दें, कॉस्ट माइनस कर दें, तो क्या चीज आ जाएगी, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट सेंटर। अब कई ऐसी जगह होती हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही होती है, यानी कि प्रोडक्शन भी हो रही होती है और सेलिंग भी हो रही होती है। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी एग्जांपल देने की बजाय मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। आप मैकडॉनल्ड्स पे जाते हो, मैकडॉनल्ड्स कहाँ की चेन है, बाहर की किसी कंट्री की, प्रोबेबली यूएस की। केएफसी पे आप जाते हो, ठीक है, क्या अब वो जो सारी चीजें हैं वो यूएस से आती हैं बन के, नहीं, वो वहीं पर ही उनके पीछे इसका किचन है, वहीं पर वो उसको क्या करते हैं, बेक करते हैं, सारा कुछ बनाते हैं। ठीक है, और वहीं से उसको फ्रंट एंड पे क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका कॉस्ट सेंटर भी वहीं पे है और उनका रेवेन्यू सेंटर भी वहीं पे है। ठीक है, इन अदर वर्ड, मैं अगर मैकडोनल्ड की एग्जांपल देना चाहूं तो इस तरह के सेटअप को मैं क्या कहूंगा,
कि ये कौन सा सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, यहां तक काइंडली जस्ट रेज योर हैंड। ये क्लियर हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। हाँ जी, सब लोग सुन भी रहे हैं कि बस मैं अच्छा जी, चलें जी, ठीक, थैंक यू वेरी मच। सो काइंडली सब लोग, अगर कोई भी, अगर किसी को इश्यू हो तो मुझे लिखते जाइएगा साइड पे, मैं उसको उसी वक्त अनम्यूट करके उनका जो है वो क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, अच्छा जी। बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि मैंने आपको अलाउ किया हुआ जी, आप खुद से अनम्यूट कर लीजिएगा, लेकिन जब जरूरत हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, इन्वेस्टमेंट सेंटर, लास्ट वन। याद रख लीजिए, जहां पे हम अपने एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, या हमारे पास एक्सेस कैश है, तो हम किसी और जगह पे जाके अपना डिवीजन का पैसा इन्वेस्ट कर सकें, इस तरह के सेंटर को हम इन्वेस्टमेंट सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब अगर सिंपल सिर्फ और सिर्फ हमने फैक्ट्री बना के दी हुई है, एक प्रोडक्शन यूनिट बना के किसी प्रोडक्शन मैनेजर के हवाले किया हुआ है, और कहा हुआ है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ चीजें बना बना के जो है वो डिलीवर करते जाना हेड ऑफिस, या सेल आउट करते जाना है, तो इसका मतलब है कि उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट की है, अगर सिर्फ वो बना रहा है। अगर उसके पास बेचने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब है वो कॉस्ट सेंटर भी है और रेवेन्यू सेंटर भी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो चीजें हो सकती हैं, कि मसलन हमारा कॉस्ट सेंटर किसी और सिटी में हो, ठीक है, और हमने रेवेन्यू जो है वो लाहौर में या कराची में रखा हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर ऐसा सेंटर हो कि जो खुद से सेल आउट भी करेगा और बनाएगा भी, तो अब उसको हम प्रॉफिट सेंटर कह सकते हैं। और ऐसा सेंटर, ऐसा सेटअप कि जहां पे हम ये अलाउ करते हैं कि जी ठीक है, जब आपको चाहिए हो आप नई बिल्डिंग ले सकते हो, जब आपको चाहिए हो आप नई मशीनरी, नई व्हीकल, नई चीजें जो भी है वो इंडक्ट कर सकते हो। सो इस तरह के सेंटर को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब बात यह है कि हमें जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं चलेगा, तो हम उनकी परफॉर्मेंस मेजर नहीं करेंगे। किस तरह से? अब मैं कहता हूँ कि जी कॉस्ट सेंटर, इसकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? इसको मैंने क्या कहा हुआ है कि जी यू हैव टू हैव प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली सर्टेन आइटम्स, आपने वो चीजें बनानी हैं। इसका मतलब है मैं इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर करूंगा? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि क्या ये कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है, क्या मशीनरी मेरी जो है वो फुल स्विंग के साथ चल रही है, मेंटेनेंस तो नहीं आती, प्रोडक्शन जो है, जो ऑर्डर चलता है उसमें कितनी ब्रेकअप आता है, प्रोडक्शन का साइकिल टाइम जो है वो किस तरह से है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इधर आऊंगा रेवेन्यू पे, तो यहाँ पे मुझे एकदम से पता चल जाएगा कि मैंने सेल्स देखनी है, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखना है, ठीक है, मैंने डिफरेंट एक्सपेंसेस देखने हैं, मैंने इनके मार्केट्स को देखना है कि किन किन मार्केट्स को टैप किया हुआ इन्होंने। इस तरह के दूसरे जो बिजनेस हैं उनके पास कितनी मार्केट्स हैं, उनका कितना मार्केट शेयर है, और ये लोग किस तरह से लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जब मैं इन्वेस्टमेंट सेंटर पे आऊंगा, तो अब मुझे पता चल गया कि ये पर्टिकुलरली सारे का सारा पैसे का मामला है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखूंगा, यहाँ पे मैं रेजिडुअल इनकम देखूंगा। ठीक है, जो आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी हमने इनकी परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन परसेंटेजेस। ओके जी, जब हमें ये बात समझ आ गई, अब हम इसकी छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते जाते हैं। कैसे? कॉस्ट सेंटर इज अ सेगमेंट, सेगमेंट एक टुकड़ा, ठीक है, याद रखिए डिपार्टमेंट या सेगमेंट एक ही चीज है। हुज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट बट नॉट फॉर रेवेन्यू।
देखिए अब उसने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। कॉस्ट सेंटर कौन सा है कि जिसका मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा किसका है, कॉस्ट का, रेवेन्यू का नहीं। ओके, सो रेवेन्यू सेंटर आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग सेल्स, नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, जनरली उसने वर्ड जो है ना वो क्या कर दिया, मोस्टली, मोस्टली या यूजुअली। इसका मतलब है समटाइम्स वो दोनों का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा फोकसिंग उसका किसके ऊपर है, टू जनरेट सेल्स, नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, इससे अगला क्या है जी, प्रॉफिट सेंटर। मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल बता चुका हूं कि प्रॉफिट सेंटर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यूज एज वेल एज कॉस्ट। अच्छा, हम आमतौर पर ना ट्रेडिशनल एग्जांपल्स की बात करते हैं कि चीजें बन रही हैं। एक सॉफ्टवेयर हाउस है आईटी वालों का, तो जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो कॉस्ट सेंटर है। जहां पे वेबसाइट बैठ के बना रहे हैं हमारे प्रोग्रामर्स, ठीक है, हमारे डेवलपर्स, कस्टमर के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेब टूल्स बना रहे हैं या डिफरेंट टूल्स बना रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट सेंटर है। जहां से बैठ के हम उन सॉफ्टवेयर्स को, अब हम वहीं पर ही एक सिस्टम लगा दें और वहीं से बैठ के एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी ये सॉफ्टवेयर आया, तुमने इसकी मार्केटिंग करनी है वेब पे, तो वो हमारा रेवेन्यू सेंटर होगा, ठीक है। और अगर ओवरऑल उस सॉफ्टवेयर हाउस का एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए कि यार तुमने ये देखना है, मॉनिटर करना है कि जी क्या क्या बन रहा है और किस तरह से उसको बेचना है, तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, प्रॉफिट सेंटर में। नेक्स्ट क्या है जी, अब याद रखिए, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली, नॉट ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ ये नहीं है कि नहीं है, revenues, costs, but also for the investment required to generate profits। अब वापस आ जाते हैं जरा थोड़ा सा। एक मैनेजर को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुमने रेवेन्यू जनरेट करना है और कॉस्ट को लुकअप करना है, बस। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने की है और कॉस्ट को देखने की है। इन अदर वर्ड, हमने उसको प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर बना दिया। उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई बड़ा एसेट, कोई बड़ा सेटअप, कोई एक्सटेंशन या कोई मजीद इन्वेस्टमेंट करने की उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा मैनेजर बना दिया जाए कि जिसको हम ये थ्रू आउट सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, ठीक है, तो क्योंकि जो हेड ऑफिस है ना वो 4-4 5-5 बंदों से बात नहीं करती, वो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल से बात करती है कि जी यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर, अब मैं वर्ड यूज करूंगा डिवीजन। अब डिवीजन में ये सारी चीजें आ गई, वहां पे चीजें बन भी रही हैं, वहां पे चीजें बिक भी रही हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। किस वजह से, बिकॉज अगर वो अपनी मर्जी के डिसीजंस नहीं लेगा, अगर वो हेड ऑफिस का वेट करता रहेगा ना, तो समटाइम्स हम अपनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लूज कर सकते हैं। मसलन आपके पास पंजाब का एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको पंजाब के बड़ी सिटीज का पता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको बलूचिस्तान का या सिंध की, मैं बाहर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे आपको दूसरे सूबों के लोगों की जो साइकी है उसका आइडिया होगा। कभी भी नहीं हो सकता। बहुत थोड़े लोग होंगे जिनका बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होगा, सिर्फ और सिर्फ वो इसको जो है वो बता सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने अपना
एक सेंटर बनाया हुआ है सिंध में और वहां पर उन्होंने लेबर फोर्स इंडक्ट करनी है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा बेहतर जानते हैं कि जी हमने किस सेल्स के लिए किस तरह के लोगों को रखना है, क्योंकि वहां पे जो फ्लुएंट सिंधी बोलता होगा, ठीक है, जो उन इलाकों को जानता होगा, या वो वहां की लेबर फोर्स से क्या कर सकता है, निगोशिएशन कर सकता होगा, ठीक है। तो बेसिकली नेशनल लेवल्स के ऊपर इतने ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना पड़ता है, बहरहाल जो है वो आ, हमारी मजबूरी होती है कि हमें उनको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, चारों हमें सेंटर्स के समझ आ गया, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। अच्छा, शाबाश जी। अब अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अब इसकी एग्जाम्पल आ गई। लेवाइस कंपनी बहुत मशहूर है जी, आपको पता है, ठीक है। जीन्स का इनका बेसिकली जो है मुख्तलिफ ट्राउजर्स का जो है वो देखिएगा यहाँ पे, ये जो ना डिफरेंट कलर्स में बना हुआ है, किस तरह से, ये कंपनी का जो ब्लैक कलर है ना, ये इसका हेड ऑफिस है सैन फ्रांसिस्को में। एक इसका कनाडा में सेटअप है, एक इसका यूएस में है, एक इसका किसमें है, यूरोप में है। यूएसए वाले सेटअप में आगे मजीद दो हैं जी, एक डॉकर्स को देखते हैं, एक डॉकर्स को देखते हैं, दूसरा जीन्स को देखते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इनके यहाँ पे क्या है, फैक्ट्रीज हैं, वेयर हाउस हैं और सेल ऑफिस है। ये तो मैंने वैसे एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिएगा, ये पर्पल या इंडिगो में क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। अब जहां जहां इस लेआउट में या इस तरह के जहां पर इंडिगो में लिखा हुआ ना, ये देखिए जी, ये लेवाइस कनाडा, यूएसए और यूरोप, ठीक है। ये बेसिकली जी लेवाइस की बेसिकली पूरी फॉर्म है, हमें पता नहीं है इसका ना, लेवी स्ट्रॉस। सो इन्वेस्टमेंट सेंटर कौन कौन से हैं, कनाडा, यूएसए और यूरोप, सही हो गया। नीचे देखिएगा रेड, प्रॉफिट सेंटर कौन कौन से, दो प्रॉफिट सेंटर है, डॉकर्स ज्यादा से ब्रांड होता है, लड़कों को पता होगा, इसकी जो है ना वो पैंट्स वगैरह या ट्राउजर वगैरह चलते हैं। और दूसरा क्या है, जीन्स, सही हो गया। देखिए रेड के साथ रेड मैच कर रहे हैं। अगला क्या है, कॉस्ट सेंटर्स, ये देखिए ग्रीन में है, कौन कौन सा, फैक्ट्रीज और वेयर हाउस, जहां चीजें बन रही हैं और रख रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये मस्टर्ड कलर में रेवेन्यू, और ये देखिए सेल्स ऑफिस। तो इसका मतलब है यहाँ पे चीजें बन नहीं रही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिक रही। सो दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट और वेरी क्या कहते हैं, टू द पॉइंट एग्जाम्पल है समझने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, याद रखिए ये क्या है, हेड ऑफिस, ये उसके इन्वेस्टमेंट सेंटर है। आगे इन्वेस्टमेंट सेंटर को ड्रिल डाउन किया तो हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट सेंटर है, और ये उसके आगे क्या है, कॉस्ट सेंटर्स, और ये क्या है, उसके सेल्स ऑफिस। ओके जी, अगर हम इसको क्लियर कर लेते हैं, अब वही जो मैंने शुरू में बात की थी, What reports are used to evaluate these responsibility center managers? अब बात ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, जब तक याद रखिए ये सबसे बड़ा इस वक्त या पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना हमारे यहाँ पे, तो सबसे बड़ा ये होता है, वो ये होता है, कहता है सर आपने मुझे जिस काम के लिए रखा है, मुझे उस काम के लिए इवेल्युएट करें आप।
ठीक है। एक क्रिकेट हम एग्जांपल लेते हैं, तो क्रिकेट में 3 डिपार्टमेंट सिंपल से मिल जाते हैं हमें, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। ठीक है। सो पर्टिकुलरली हम सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को मेन रखते हैं, एक बॉलिंग और एक बैटिंग को। ठीक है। हम कभी भी किसी क्रिकेटर को, आज तक वैसे इस तरह से हुआ नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल ही हैं बस, कि हमने सिर्फ और सिर्फ उनको फील्डिंग की बेस के ऊपर रख लिया हो। ठीक है। तो पर्टिकुलरली भी हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम उसकी एक स्पेशलिटी कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ उसको वैल्यूएट किया जाए। तो यार वो पर्टिकुलरली तो बैट्समैन है, हाँ पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है, या वो पर्टिकुलरली बॉलर है, यूजुअली या ओकेजनली खेल लेता है। सो अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले कॉस्ट सेंटर, इसकी रिपोर्ट्स कौन सी होंगी? मैंने आपको पहले बताया कि इसकी सारी की सारी रिपोर्ट्स किससे रिलेटेड होंगी? कॉस्ट से। इसकी सारी किससे होंगी? सेल से। प्रॉफिट सेंटर क्या है? ये डिविजनल इनकम स्टेटमेंट बना के देगा कि जी मेरी यहाँ की सेल इतनी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल इतनी हुई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने लगे, इतना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, यहाँ के हिसाब से टैक्सेस जो है वो इतने पड़ते हैं, तो ये मेरा प्रॉफिट है। लेकिन जब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर की, ठीक है, तो याद रखिए ये सारी चीजों का, इन तमाम चीजों का जो क्रक्स है, जो आउटकम है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हर लेवल पे, हर सेंटर के लिए हमारी जो रिपोर्ट्स होंगी, या हमारा जो वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटर, वो वेरी करेगा, चेंज होगा with respect to the nature and activity of that center। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी, बेनिफिट्स हैं, जल्दी से देख लेते हैं जी। डिसेंट्रलाइजेशन, या मैंने पहले बताया इंडिपेंडेंट, जहां पे हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। सही है। टेक एडवांटेज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब इंडिपेंडेंसी। कैन बी एन इंट्रिंसिक, लिख लीजिए अपने पास, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। ठीक है। इंट्रिंसिक, इसको इम्प्लाइड भी कहते हैं, इम्प्लाइड, बिल्ट इन। ठीक है। बिल्ट इन यानी कि इसके अंदर ही जो चीज है, हम कहते हैं ना कि हम ये कंप्यूटर लेके आए हैं, तो विंडोज इसके बिल्ट इन है। सही है, इसके अंदर ही थी, या हमें अलहदा से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। सो क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी इसका एक इंट्रिंसिक, प्लेसेस फ्यूअर डिमांड्स ऑन टॉप मैनेजमेंट। तो जो टॉप मैनेजमेंट, हेड ऑफिस के ऊपर हम कोई इतने ज्यादा उनको डिमांड्स नहीं करते हैं, हम खुद से ही अपने डिसीजन ले लेते हैं। कॉस्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, आम तौर पर क्या होता है जी, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला लॉस ऑफ कंट्रोल। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू में कहते हैं कि जी यार, जब आप किसी को दे देते हो ना, बादशाह दे देते हैं, या किसी को आप जब ट्रांसफर कर देते हो, तो आपका अपना कंट्रोल कम हो जाता है। और बाजुकात ये देखने में भी आया है कि चीजें जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं रहती, पर्टिकुलरली सीधी सी बात है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हेड ऑफिस के अपनी लिमिटेशंस हैं, मालिक की अपनी लिमिटेशंस हैं। घर में अब अपने देख लें, जब तक फादर के पास पावर होती है, वो ही सारे डिसीजन मेकर होता है। लेकिन एक वक्त आता है कि उनको ऑटोमेटिकली अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर डेलीगेट करनी पड़ती है। तो जैसे ही डेलीगेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है। मसलन पहले हम अपने वाले साहब की मर्जी के कहीं पे बगैर नहीं जा सकते थे, लेकिन जैसे ही हमें डिसीजन मेकिंग मिला, पावर मिली,
तो हम कई जगहों पर हम अपने जो है वो फैसले खुद से करते हैं फिर, ठीक है। तो ये एक तो बाहर हाल है। दूसरा क्या है जी, गोल कंग्रेंस। छोटे होते आप लोगों ने थ्योरम्स पढ़े होंगे, उसमें एक वर्ड यूज होता होगा कंग्रेंट लाइंस, याद है किसी को? किसी को नहीं याद? पढ़े हुए हैं ना थ्योरम्स, ये तो याद है थ्योरम्स पढ़े हुए हैं। हाँ जी, तस्वीब ने सिर्फ पढ़े हुए हैं, और किस किस ने थ्योरम्स पढ़े हुए हैं? भाई कोई जस्ट रेज योर हैंड, कोई हाथ ही खड़ा कर दे। लो जी, वैसा साहब ने भी पढ़े हुए हैं। चले माशाल्लाह काफी लोगों ने पढ़ लिया अब। अच्छा जी, अरशद साहब ने भी कहा जी 10th में पढ़े थे। कंग्रेंट लाइन, या उर्दू में आपने पढ़ा होगा जी, अगर किसी ने उर्दू में पढ़ा हुआ तो मुतवाजी लाइन उसको कहते थे, ठीक है। सो याद रखिए गोल कंग्रेंट का, तो जी माशाल्लाह रुहेल साहब भी कह रहे हैं जी उन्होंने भी पढ़े हुए हैं, दैट्स गुड जी। गोल कंग्रेंस का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफिस का जो ऑब्जेक्टिव है और जो डिवीजन का ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों सेम लाइन में होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हेड ऑफिस कह रहा हो कि जी हमने आने वाले 5 साल में अपने आप को यहाँ पे लेके आना है, हाँ जी शाबाश तस्वीर, थैंक यू वेरी मच, सेम लेंथ लाइन, और जो नीचे वाला डिवीजन सेंटर हो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में हो, यानी कि क्वांटिटेटिवली देख रहा हो अपने आप को, क्वालिटेटिवली बिल्कुल ना देख रहा हो। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हेड ऑफिस कहता है कि जी मैंने अपना ब्रांड, अपना इमेज बनाना लोगों के ऊपर, और नीचे वाले कह रहे हैं कि सर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेचते जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे। सो याद रखिए अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर ये गोल कंग्रेंस वाला इशू जो है वो यहाँ पे इशू आ जाता है, ठीक है। तो एक लॉस ऑफ कंट्रोल, दूसरा यहाँ पे ये जो सकीना बेटा 40 मिनट्स गुजर चुके हैं, कॉस्ट का मतलब पता है क्या है? कॉस्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसका यहाँ पे मतलब है कि जी डिसेंट्रलाइजेशन के नुकसानात आप इजीली समझ लें। कहते हैं ना आमतौर पर मुझे फलां चीज की कीमत अदा करनी पड़ी, तो कीमत बाज़-औक़ात पैसों में नहीं होती, मुख्तलिफ तरह की शर्मिंदगियों में, या मुख्तलिफ तरह की होता ना, क्या कहते हैं, पछतावा या इस तरह का। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी डिसेंट्रलाइजेशन की आपको क्या कीमत उठानी पड़ेगी। ओके जी, नेक्स्ट आ गया जी यहाँ पे। अब हमारे पास अगला काम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आज सिर्फ हम इसको थियोरेटिकली थोड़ा सा बस इसके ऊपर देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम इसका क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकली हम इसका सॉल्व करेंगे, सो दैट हमें ये ROI और RI की क्लैरिफिकेशन हो जाए। मैंने बताया कि इसमें से कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये पहले से किया भी होगा। ROI एंड रेजिडुअल इनकम, ये दो मेजर्स हैं जी इसके। सबसे पहले हम देखते हैं ROI। देखिए इसने बड़ी अच्छी एग्जांपल बताई हुई है। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिवीजन। कहता अगर आप प्रोजेक्ट लेवल मैयर को देखो, ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल मैयर्स को देखो, तो अगर परसेंटेज में जाना है या रेशियो में जाना है तो प्रोजेक्ट लेवल के लिए क्या करेंगे? IRR, पता हमें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन डिवीजन लेवल के लिए क्या होना चाहिए? ROI। ये बड़ा अच्छा क्राइटेरिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन टर्म्स ऑफ डॉलर निकालना है
याद रखिए रेशो का मतलब यहाँ पे लिखा तो रेशो जाता है, लिखा रेशो जाता है, लेकिन एक्सप्रेस परसेंटेज में किया जाता है। IRR कहते हैं जी 12%, 15%, 21%, ROI भी परसेंटेज में ही निकलेगा। समझ लीजिए कि ये जो चीज इसने बनाया ना, ये क्राइटेरिया, ये पूरे चैप्टर का आप इसको निचोड़ कह सकते हैं कि अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो हमें फिर ये क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल पर किस तरह की परफॉर्मेंस हमने मेजर करनी है या वैल्यूएट करनी है। प्रोजेक्ट, एक बिल्डिंग बनाना, एक मशीनरी खरीदना, किसी छोटे से वेंचर के लिए इन्वेस्ट करना, ठीक है। डिवीजन, पूरी की पूरी फैक्ट्री जिसमें सारी चीजें, जिसमें कई प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ये प्रोजेक्ट एक हो सकता है, डिवीजन में हो सकता है 50 प्रोजेक्ट्स हैं। अगर परसेंटेज में देखना है, प्रोजेक्ट लेवल मेजर IRR देखो, अगर डिवीजन में देखना है तो ROI देखो, अगर डॉलर में देखना है तो NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या मतलब? डॉलर का मतलब रुपयों में, परसेंटेज में नहीं, पैसों में। लेकिन अगर डिवीजन लेवल पे देखना है तो RI को देखो, रेजिडुअल इनकम, ठीक है। देखेंगे हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, ROI, इसके ऊपर एग्जांपल क्या लिखी हुई है चीज, नीचे पहले पढ़ लेते हैं। दीज आर यूजुअली एम्प्लॉयड at a firm-wide level for financial statement analysis. In cost accounting, we are usually more interested in ROI calculation from a part of the firm. ROI हम ऑलरेडी पहले पढ़ आए हुए हैं, हमने देखा हुआ है इसको, किसको उसको क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। बड़ी कॉमन परसेंटेज है। मेजर ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन अदर वर्ड, आप सिंपल और सिंपल इसको क्या हम कहेंगे, इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए जी किस तरह से ROI को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिविजनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिवीजन की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता हमें किस तरह से निकलता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला इसने दो चीजों से डिराइव किया है, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती है, ठीक है। इसका पूरा समझ लीजिए एक ग्राफ बनता है जिसमें से ये चीज एक्सट्रैक्ट होती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यूज। रेवेन्यूज को आप विदाउट एनी क्या कहते हैं हेजिटेशन सेल्स लिख सकते हो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यूज का एक और नाम क्या है, रिटर्न ऑन सेल। ये रिटर्न ऑन सेल्स लिख लीजिएगा अपने पास, इसको सेल्स प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं जी आमतौर पे, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा अपने पास। द अदर नेम ऑफ दिस रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं ये कहूं तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, डिविजनल रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। हुआ क्या, रेवेन्यूज में से कितना प्रॉफिट बचता है
और इन्वेस्टमेंट कितना रेवेन्यूज जनरेट करती हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन से, इन दोनों के इंटरेक्शन से ये चीज निकल आई आरओआई। किस तरह से? अब ये देखिए, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कट गया, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूं, किस तरह से इसको करेंगे जी। ये कट गया, ये क्लियर हुआ जी आप लोगों को? काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी। शाबाश। सो अब जब ये दोनों कट गए, दोनों क्या हो गए? कट गए, तो हमारे पास बच क्या गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और डिविजनल इन्वेस्टमेंट। सही हो गया। इस साइड को, इस साइड को हमने क्या कहते हैं जी? टर्नओवर रेशियो। इसको क्या कहते हैं? टर्नओवर। टर्नओवर सेल्स को कहते हैं। रेवेन्यूज, टर्नओवर या सेल्स, आमतौर पर सेल और टर्नओवर एक ही चीज को चलता है, टर्नओवर रेशियो। तो इन अदर वर्ड आरओआई अगर हमने निकालना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, एंड वी विल सीधा सीधा हम निकाल लेंगे क्या? आरओआई। ठीक हो गया जी। यहां तक ये बात क्लियर हुई जी? काइंडली जस्ट रेज योर हैंड। अब हमारे पास सिंपल, हमें ये बात समझ आ गया। हमने इसकी डेरिवेशन मैंने आपको बताया नहीं देनी, लेकिन जो मैंने पीछे सारी एक्सप्लेनेशन दी है, अब हमें समझ आता जा रहा है किस तरह से कि भाई अब यहां से चलो इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या कमाऊंगा? रेवेन्यूज। रेवेन्यूज आएंगे तो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट और डिवीजन। अब सीधी सी बात है, हम ये क्या कर सकते थे कि सीधे से इसको कर देते, तो इसके दरमियान वाली जो चीज थी वो फिर क्या होती? छुप जाती। क्योंकि हम सेंटर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट सेंटर भी इसमें आ रहा है, इसमें रेवेन्यू सेंटर भी आ रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली रेवेन्यू और प्रॉफिट को जब हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीधी सीधी कॉस्ट सेंटर भी इसके अंदर ही छुपा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट सेंटर भी इसी में आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेशोज ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक जगह पे क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। और हम अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आरओआई। सही हो गया जी? सो नोट कर लीजिएगा, हमने इसको आज यहाँ पे ब्रेक लगाई, कहाँ पे? आरओआई पे, ठीक है। आगे छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पहले 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमने इसका क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सब लोगों से कहिएगा कि छुट्टी मत करें, ठीक है। हमारा ये बस लास्ट चैप्टर है इंशाल्लाह ताला, तो इसके ऊपर, इसके दरमियान में हमारे और भी चैप्टर्स थे, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा मतलब कम कर लिया, स्क्वीज कर लिया, ताकि हमें जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की बजाय जो हमारा फोकस्ड है वो हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर इस आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज फिर हम कंक्लूड करें जी, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। फिर इसके बाद हमारी दूसरी क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। क्वेश्चन है जी किसी का कि नहीं? नहीं है जी, तो इंशाल्लाह ताला मैं आज इसके जो नोट्स हैं वो आपको भेज दूंगा। जो लास्ट टाइम मैंने आपको भेज दी थी असाइनमेंट, वो सब लोगों ने मुझे सेंड कर दी? एवरीवन?
चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला बस मुझे आज भेज दीजिएगा जी, असाइनमेंट लाजमी मुझे भेज दें बस, मैं क्योंकि वो इसके चक्कर में लगा हूँ फाइनल करने के, तो वो उसको ख़त्म करना है बस। ओके जी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी।